start digestion of food according to NCERT. So the heading is digestion of food, how the food get digested, यानी कि किस प्रकार से फूड का डाइजेशन होता है। जैसा कि हमने पढ़ा है कि डाइजेशन क्या है, कॉम्प्लेक्स फूड का सिंपल में कन्वर्ट होना डाइजेशन है। कॉम्प्लेक्स फूड का सिंपल में कन्वर्ट होना डाइजेशन है। अब ये जो सिंपल फूड है ये किस टाइप का है, जो डिफ्यूज हो सके और जो एब्जॉर्ब हो सके। यानी कि जो सिंपल फूड है उसके नेचर दो टाइप के होने चाहिए, कि जो डिफ्यूज हो सके और जो एब्जॉर्ब हो सके। तो यहाँ पे एब्जॉर्बेबल फॉर्म जो है सिंपल फॉर्म, डिफ्यूजेबल फॉर्म जो है सिंपल फॉर्म, उसी को हम कहते हैं डाइजेशन। अब ये जो डाइजेशन है इट इज कैरिड आउट बाय डाइजेस्टिव एंजाइम्स। किसकी मदद के थ्रू होता है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स की सहायता से होता है, जिनको हम कहते हैं हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। क्या बोलते हैं इनको, इनको बोलते हैं हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। हाइड्रो का मतलब होता है वाटर और लाइटिक का मतलब होता है ब्रेकडाउन। हाइड्रो का मतलब है वाटर की प्रेजेंस में ये सब्सटेंसेस का क्या करेंगे, ब्रेकडाउन करेंगे, तोड़ेंगे उसको। और नेचुरली अगर ये डाइजेशन है तो इसमें हाइड्रोलाइटिक जो एंजाइम है वो क्या कर रहे हैं, एक कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल में कन्वर्ट कर रहे हैं। The process of digestion is accomplished by mechanical and chemical digestion और mechanical and chemical process। तो यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है कि जो डाइजेशन की प्रोसेस है उसके दो स्टेप्स कौन कौन से हैं। तो उसका एक स्टेप है, यानी कि डाइजेशन के प्रोसेस में एक स्टेप है मैकेनिकल और एक है केमिकल, जिसको हम बायोकेमिकल भी बोलते हैं। मैकेनिकल में आता है चबाना, च्यूइंग या पेरिस्टालसिस, और केमिकल डाइजेशन या बायोकेमिकल डाइजेशन में आते हैं एंजाइम्स। सो हियर द नेक्स्ट लाइन, द बकल कैविटी परफॉर्म्स टू मेजर फंक्शंस। बकल कैविटी क्या कर रही है, दो मेजर फंक्शन परफॉर्म कर रही है। पहला मैस्टिकेशन ऑफ फूड, यानी कि जो दांत हैं वो खाने को चबा रहे हैं। हम बार बार ये सुनते हैं, आपके पेरेंट्स आपको बोलते हैं कि खाना चबा चबा के खाओ। रीज़न क्या है कि जितने टाइम हम खाना चबाएंगे उतना ही फूड का डाइजेशन इजी होगा। तो यहाँ पे बकल कैविटी में जो मेजर फंक्शन है वो क्या परफॉर्म किया जा रहा है, मैस्टिकेशन ऑफ फूड एंड फैसिलिटेशन ऑफ स्वॉलोइंग, यानी कि एक और फैसिलिटी यहाँ पे हो रही है बकल कैविटी में स्वॉलोइंग की। यानी कि बकल कैविटी दो फंक्शन परफॉर्म कर रही है, पहला मैस्टिकेशन और दूसरा स्वॉलोइंग ऑफ फूड। द टीथ एंड द टंग विद द हेल्प ऑफ, जो दांत और जो जीभ है, विद द हेल्प ऑफ सलाइवा मैस्टिकेट एंड मिक्स अप द फूड थरली। यानी कि जो दांत हैं और जो जीभ है, तो यहाँ पे फिर से एक क्वेश्चन आ जाता है कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है। एग्जैक्टली टीथ तो मैस्टिकेशन कर रहे हैं और टंग जो है वो सलाइवा के साथ क्या कर रही है, फूड को मिक्स कर रही है। यानी कि दांत और जीभ दोनों ही सलाइवा और फूड को थरली मिक्स कर रहे हैं। दांत तो चबा रहे हैं तो बारीक बारीक जब वो हो रहा है तो सलाइवा के साथ आसानी से मिक्स हो जाता है। Mucus in saliva helps in lubricating and adhering the masticated food particles into the bolus। फिर से यहाँ पे क्वेश्चन कि बोलस क्या है। So the chewed food in buccal cavity, यानी कि chewed food in buccal cavity is known as bolus। जो चबाया हुआ खाना है बकल कैविटी में, जिसको हम निगलते हैं, वो जिसको हम स्वॉलो करते हैं, दैट इज बोलस। अब यहाँ पे एक और लाइन आई है, म्यूकस इन सलाइवा हेल्प इन ल्यूब्रिकेटिंग। यानी कि जो म्यूकस है, हमारे सलाइवा में जो म्यूकस बनता है वो फूड को ल्यूब्रिकेट भी करता है। द बोलस इज देन कन्वेड इनटू द फेरिंग्स। यानी कि जो बोलस है वो फिर से कहाँ कन्वे कर दिया जाता है,
वो फेरिंग्स में कन्वे कर दिया जाता है। और फेरिंग्स जैसा कि हम जानते हैं कॉमन पैसेज है एयर और फूड के लिए। And then into the esophagus by swallowing और deglutition। swallowing का दूसरा नाम deglutition, यानी कि जो भी खाना हमने चबाया है उसको हम निगल जाते हैं, उस प्रोसेस को बोला जाता है swallowing और deglutition। अब यहाँ पे अगर सलाइवा की बात आई है तो यहाँ पे हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि जो सलाइवा है वो किस तरीके से एक्ट करता है। जो सलाइवा है उसमें अमाइलेज एंजाइम है जिसका इंट्रोडक्शन यहाँ पे दिया हुआ है। इसके साथ साथ थोड़ा सा ये इंट्रोडक्टरी पार्ट लेके फिर इस वाली लाइन पे फिर से आते हैं। द बोलस फर्दर पासेस डाउन द इसोफेगस बाय सक्सेसिव वेव्स ऑफ मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन कॉल्ड पेरिस्टाल्सिस, यानी कि अब जो खाना हमने निगला है, जिसको स्वॉलो किया है, तो स्वॉलोड फूड इस तरीके से मान लीजिए ये हमारी फेरिंग्स है और ये इसोफेगस है। तो जो फूड हमने स्वॉलो किया है वो स्वॉलोड फूड इसोफेगस से होते हुए और स्टमक में जाएगा। तो यहाँ पे जो इसोफेगस है उसमें वेव लाइक मूवमेंट होगा और ये जो वेव लाइक मूवमेंट है मसल्स का, वो वेव लाइक मूवमेंट है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। क्या बोल देंगे उसको? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट क्या है? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है मसल का मूवमेंट। हमें दिख रहा है कि यहाँ पे इसोफेगस फैल रही है, फिर सिकुड़ रही है, फैल रही है, फिर सिकुड़ रही है, यानी कि कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन हो रहे हैं। और कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की वजह से यहाँ पे जो भी फूड हमने खाया है वो स्टमक की तरफ मूव कर रहा है, यानी कि यहाँ पे किसका मूवमेंट हो रहा है? फूड का मूवमेंट हो रहा है स्टमक में। Now, the gastroesophageal sphincter control the passage of food into the stomach। यहाँ पे जो स्फिंक्टर मसल्स हैं वो मसल्स कौन सी हैं? गैस्ट्रोइसोफेजियल स्फिंक्टर मसल। तो ये है गैस्ट्रोइसोफेजियल स्फिंक्टर। Now, the saliva secreted into the oral cavity। अब यहाँ पे सलाइवा की बात आ गई है। सलाइवा जो ओरल कैविटी में सिक्रीट हो रहा है, 3 ग्लैंड सिक्रीट करते हैं सलाइवा, बट उसमें क्या क्या प्रेजेंट है? उसमें प्रेजेंट हैं इलेक्ट्रोलाइट्स Na पॉजिटिव, K पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, HCO3 नेगेटिव, यानी कि यहाँ पे डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स सलाइवा में प्रेजेंट हैं। और एंजाइम्स प्रेजेंट हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, और एंजाइम का नाम है सैलिवरी अमाइलेज एंड लाइसोजाइम। व्हाट इज द नेम ऑफ द एंजाइम? सैलिवरी अमाइलेज एंड लाइसोजाइम। द केमिकल प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इज इनिशिएटेड इन द ओरल कैविटी। ये कह रहे हैं कि जो केमिकल डाइजेशन है वो ओरल कैविटी में ही शुरू हो जाता है। तो केमिकल का मतलब है एंजाइम्स, यानी कि एंजाइमेटिक प्रोसेस हमारी ओरल कैविटी में ही स्टार्ट हो जाता है। और वो किसका होता है? बाय द हाइड्रोलाइटिक एक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, यानी कि कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन ओरल कैविटी में इनिशिएट हो जाता है, शुरू हो जाता है। दिस इज अ स्प्लिटिंग एंजाइम। इसका मतलब क्या है? The chemical process of digestion is initiated in the oral cavity by the hydrolytic action of the carbohydrate splitting enzyme। यानी कि we are talking about the enzyme which exactly split carbohydrate। उस एंजाइम की बात यहाँ पे की जा रही है जो कार्बोहाइड्रेट को तोड़ेगा, उसका डाइजेशन करेगा। और कार्बोहाइड्रेट के डिफरेंट फॉर्म्स हम कंज्यूम करते हैं, जिसमें मुख्य तौर पे हम कंज्यूम करते हैं स्टार्च। The salivary amylase, what is the name of the enzyme? Salivary amylase। अब यहाँ पे salivary amylase किस प्रकार से, किस तरीके से काम करता है उसकी बात करेंगे। About 30% क्वेश्चन, कितना परसेंट डाइजेशन स्टार्च का बकल चैम्बर में हो जाता है? 30%। About 30% of starch is hydrolyzed here by the action of this enzyme into disaccharide that is maltose। यानी कि 30% स्टार्च का डाइजेशन बकल कैविटी में हो जाता है और स्टार्च बदल जाता है
मैल्टोज में। तो यहाँ पे इक्वेशन देख लेते हैं। ये स्टार्च है, इसको हम बोलेंगे पॉलीसैकेराइड। क्या बोल रहे हैं स्टार्च को? पॉलीसैकेराइड। इस पॉलीसैकेराइड यानी कि बहुत सारी चेन है किसकी? ग्लूकोज की। ग्लूकोज की बहुत बड़ी चेन है। तो यहाँ पे स्टार्च एक कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है जिसको पॉलीसैकेराइड भी बोलते हैं, और इस पे काम करेगा सैलिवरी अमाइलेज। इसके दो नाम हैं, अल्फा अमाइलेज एंड टाइलिन। अनदर नेम इज टाइलिन। इसके दो और नाम है। किस ऑप्टिमम पीएच पे काम करेगा? 6.8, क्योंकि जो सलाइवा है उसमें जो आयंस हैं वो बकल चैम्बर में कितना पीएच मेंटेन करते हैं? 6.8 पीएच, यानी कि सलाइवरी अमाइलेज को काम करने के लिए जो ऑप्टिमम पीएच है वो है 6.8। अब यहाँ पे क्या होगा? स्टार्च सलाइवरी अमाइलेज या अल्फा अमाइलेज या टाइलिन की प्रेजेंस में मैल्टोज में कन्वर्ट हो जाएगा। और जब मैल्टोज की हम बात करते हैं तो मैल्टोज क्या है? ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज। मैल्टोज एग्जैक्टली क्या है? ग्लूकोज और ग्लूकोज, यानी कि दो ग्लूकोज, और दो ग्लूकोज को हम क्या बोलेंगे? डाइसैकेराइड। दो ग्लूकोज को हम क्या बोलेंगे? डाइसैकेराइड। याद रखिएगा। अब यहां पे दोबारा से एक बार देखते हैं इसको। स्टार्च सलाइवरी अमाइलेज की प्रेजेंस में मैल्टोज में कन्वर्ट हो गया। मैल्टोज क्या है? डाइसैकेराइड है। और कई बार यहाँ पे एक और वर्ड लिखा आता है, अल्फा डेक्स्ट्रीन। सो यहाँ पे क्या बने? स्टार्च से मैल्टोज एंड अल्फा डेक्स्ट्रीन बने। यहाँ पे अल्फा ही क्यों बन रहे हैं? इसलिए बन रहे हैं क्योंकि जो हमारी बॉडी में स्टार्च है वो 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, यानी कि ये जो एक्ट करेगा ये 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड पे एक्ट करेगा। ध्यान रखना, हमारी बॉडी में भी जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनको तोड़ने के जो एंजाइम्स हैं वो अल्फा वाले एंजाइम्स है, बीटा वाले हमारी बॉडी में डाइजेस्ट नहीं होते हैं। नेक्स्ट, द लाइसोजाइम प्रेजेंट इन सलाइवा acts as an antibacterial agent। इंपॉर्टेंट। सलाइवा में, ये क्वेश्चन है फिर से, कि सलाइवा में एंटीबैक्टीरियल एजेंट वाला एंजाइम कौन सा है? तो उस एंजाइम का नाम है लाइसोजाइम। एक और ऐसा बॉडी में एंजाइम होता है, यानी कि हम ये कह सकते हैं एक और एंटीबैक्टीरियल लाइसोजाइम हमारी बॉडी में मौजूद है और वो इंटेस्टाइन में प्रेजेंट है। तो यहाँ पे उससे भी क्वेश्चन आ सकता है, यानी कि इंटेस्टाइन में जो एंटीबैक्टीरियल या बैक्टीरिया को खत्म करने का जो लाइसोसोम है उसको सिक्रीट करने वाली सेल्स का नाम क्या है? तो सेल्स है पेनिथ सेल्स। पेनिथ सेल कहाँ पे प्रेजेंट होती हैं? क्रिप्स ऑफ लाइबर्कन में प्रेजेंट होती है, यानी क्रिप्स ऑफ लाइबर्कन के बेस पे। ये विलाइज है और विलाइज इस तरीके से नीचे जा रही हैं, ये क्रिप्स बन गए, और यहाँ पे क्रिप्स के बेस पे पेनिथ सेल प्रेजेंट है। और ये पेनिथ सेल क्या करती हैं? लाइसोजाइम सिक्रीट करती हैं, और इसका भी वही काम है जो लाइसोजाइम का, यानी कि लाइसोजाइम मुंह में काम कर रहा है तो ये इंटेस्टाइन में वही काम कर रहा है बैक्टीरिया को खत्म करने का। इसी के साथ साथ जो पेनिथ सेल हैं वो नॉन एंजाइमेटिक सिक्रीशन सिक्रीट करती है इंटेस्टाइनल जूस का। बट क्वेश्चन पेनिथ सेल का किस तरीके से आता है कि एंटीबैक्टीरियल लाइसोसोम सिक्रीट करने वाली सेल्स कौन सी हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, द म्यूकोसा ऑफ स्टमक हैज गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। जो इनर लाइनिंग है स्टमक की उसके बारे में बात की जा रही है। द गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैव मेजर टाइप्स ऑफ सेल्स। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में बहुत सारी टाइप की सेल्स होती हैं, यानी कि गैस्ट्रिक ग्लैंड्स डिफरेंट टाइप की सेल से बना है। पहली सेल म्यूकस नेक सेल। म्यूकस नेक सेल, जब गैस्ट्रिक ग्लैंड्स बनाएंगे हम इस तरीके से तो जो नेक पे प्रेजेंट सेल्स हैं, गर्दन पे जो प्रेजेंट हैं, उनको हम बोलेंगे म्यूकस नेक सेल्स। तो ये म्यूकस नेक सेल्स हैं। जब नाम ही है म्यूकस नेक सेल, नाम से ही पता चल रहा है म्यूकस सिक्रीट करने वाली सेल्स। नेक्स्ट चलते हैं, पेप्टिक सेल्स का दूसरा नाम चीफ सेल्स। इनको एक और नाम बोलते हैं जाइमोजेंस।
इसका एक और नाम बोला जाता है जाइमोजेंस, यानी कि ऐसी सेल्स जो प्रो एंजाइम सिक्रीट करेंगी, और प्रो एंजाइम यानी कि इनएक्टिव एंजाइम सिक्रीट करेंगी, और उनका नाम है पेप्सिनोजन एंड प्रोरेनिन। एक और नाम है इसका, एक और एंजाइम है प्रोरेनिन। तो दो एंजाइम्स हो गए, पेप्सिनोजन और प्रोरेनिन, दोनों ही इनएक्टिव हैं। नेक्स्ट सेल्स पैराइटल और ऑक्जेंटिक सेल। तो कई बार पूछ लेते हैं कि पैराइटल सेल का दूसरा नाम क्या है ऑक्जेंटिक, या ऑक्जेंटिक का दूसरा नाम क्या है पैराइटल, काम क्या करती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो व्हाट दे सिक्रीट, दे सिक्रीट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H पॉजिटिव Cl नेगेटिव आयंस का सिक्रीशन होता है, और जब फूड आता है तो ये आयंस कंबाइन हो जाते हैं और बनाते हैं एसिड। नेक्स्ट इंट्रिंसिक फैक्टर, एक फैक्टर है जिसको हम बोलते हैं इंट्रिंसिक फैक्टर। दिस फैक्टर इज एसेंशियल फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12, यानी कि ये ऐसा फैक्टर है जो विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन करता है। अब यहाँ पे क्वेश्चंस कैसे आते हैं, जब हम यहाँ बात करते हैं एंजाइम्स की, तो एंजाइम्स का डिस्कशन हम थोड़ा सा बाद में करेंगे। पहले हम ये समझ लेते हैं कि जो HCl है वो किस तरीके से एंजाइम्स को एक्टिव कर रहा है, क्योंकि एंजाइम्स तो तभी काम करेंगे जब HCl उनको एक्टिवेट करेगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि HCl का क्या काम है। तो HCl क्या करता है, पेप्सिनोजन को एक्टिव करके बनाता है पेप्सिन, यानी कि पेप्सिनोजन इनएक्टिव एंजाइम है, किसमें कन्वर्ट हो गया, पेप्सिन में। और वहीं प्रोरेनिन को कन्वर्ट करके रेनिन में बनाने का भी काम करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यानी कि दोनों पे कौन काम कर रहा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड काम कर रहा है। स्टमक में जितने भी एंजाइम्स काम करेंगे वो एसिडिक पीएच पे काम करेंगे, लगभग उनका पीएच 1.8 होगा। तो यानी कि ये जो एंजाइम काम करेगा ये 1.8, और ये वाला भी एंजाइम 1.8 पीएच पे काम करेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंट्रिंसिक फैक्टर, इसके दो नाम हैं, इसको हम बोलते हैं कैसल्स इंट्रिंसिक फैक्टर, या इसको बोला जाता है गैस्ट्रिक इंट्रिंसिक फैक्टर, कैसल्स इंट्रिंसिक फैक्टर और गैस्ट्रिक इंट्रिंसिक फैक्टर। अब थोड़ा ध्यान से सुने, जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो Fe3 पॉजिटिव आयंस को Fe2 पॉजिटिव आयंस में कन्वर्ट कर देता है, यानी कि फेरिक को फेरस में कन्वर्ट करता है, फेरिक को फेरस में कन्वर्ट करता है। अब इस कन्वर्जन का मतलब क्या है, जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो इस टाइप का कन्वर्जन इसलिए करता है जिससे जो भी फूड है हमारी बॉडी में गया है, अगर उसमें आयरन है तो वो आयरन हमारे काम में आए, तो यहाँ पे कन्वर्जन होना ज़रूरी है। और जब ये फेरस बन जाता है तो ये फेरस ही हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब हो पाता है। दूसरा हम बात करते हैं इंट्रिंसिक फैक्टर की। जो इंट्रिंसिक फैक्टर है जिसको हम कैसल या गैस्ट्रिक इंट्रिंसिक फैक्टर बोलते हैं, तो यहाँ पे लिखा हुआ है एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12, यानी कि विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन करता है। किस तरीके से करता है, ये एक ग्लाइकोप्रोटीन है। क्या है ये, एक ग्लाइकोप्रोटीन। और ये जो ग्लाइकोप्रोटीन है इसका एक खास नेचर है, ये बाइंड कर लेता है विटामिन B12 से। तो ये जो ग्लाइकोप्रोटीन है, ये ग्लाइकोप्रोटीन विटामिन B12 से बाइंड कर लेता है, और जैसा ये बाइंड कर लेता है तो विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन नहीं होने देता स्टमक में, फिर इसका एब्जॉर्प्शन आगे जाके होता है, यानी कि ये एब्जॉर्प्शन को रोकता है, स्टमक में एब्जॉर्ब नहीं होने देता। अगर ऐसा हो जाए, स्टमक में ही एब्जॉर्प्शन हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा, विटामिन B12 लगातार कम होगा, जिससे हमें डिजीज हो सकती है जिसको हम कहते हैं पर्निशियस एनीमिया। विटामिन B12 हमने पहले डिस्कस किया था NCERT से ही कि विटामिन B12 को हम क्या बोलते हैं, साइनोकोबैलामिन बोलते हैं। तो यहाँ पे हमें दो बातें पता चली कि इंट्रिंसिक फैक्टर क्या कर रहा है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि स्टमक की ऐसी कौन सी सेल्स हैं, क्या क्वेश्चन आता है, स्टमक की ऐसी कौन सी सेल्स हैं जो इनडायरेक्टली इरिथ्रोपोइसिस करती हैं, जो क्या करती हैं, इनडायरेक्टली इरिथ्रोपोइसिस करती हैं। इरिथ्रोपोइसिस का मतलब क्या है, जो इनडायरेक्टली आरबीसी का फॉर्मेशन करती हैं, तो वो है पैराइटल सेल।
तो पैराइटल सेल्स इनडायरेक्टली इरेथ्रोपोएसिस करती हैं। किस प्रकार से करती हैं? Fe3 पॉजिटिव गेट कन्वर्टेड इनटू F2 पॉजिटिव, यानी कि यहाँ पे भी ये किस में असिस्ट करेंगे? आरबीसी की फॉर्मेशन में असिस्ट करेंगे। तो यहाँ पे ये कन्वर्जन होना जरूरी है, जिससे जो आरबीसी हैं उनका फॉर्मेशन हो सके। वैसे तो आरबीसी का फॉर्मेशन बोन मैरो में होता है, इरिथ्रोपोएसिस जो है वो बोन मैरो में होता है, बट इनडायरेक्टली पैराइटल सेल्स भी इसमें हेल्प करती हैं। ये नीट में आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट चलते हैं। द स्टमक स्टोर फूड फॉर 4 to 5 आवर्स। जो स्टमक है वो 4 से 5 घंटे के लिए फूड स्टोर करके रखता है। द फूड मिक्सेस थरली विद द एसिडिक गैस्ट्रिक जूस। फूड गैस्ट्रिक जूस के साथ मिक्स हो जाता है ऑफ द स्टमक बाय द चर्निंग मूवमेंट ऑफ इट्स मस्कुलर वॉल एंड इट्स कॉल्ड द काइम। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? जब ईसोफेगस से फूड स्टमक में आता है तो यहाँ पे स्टमक में फूड के आते ही चर्निंग मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है। चर्निंग मूवमेंट क्यों हो रहा है? जब हमने हिस्टोलॉजी डिस्कस की थी तो हमने ये पढ़ा था कि वहाँ पे 3 लेयर हैं। पहली लेयर लॉन्गिट्यूडनल, दूसरी सर्कुलर और तीसरी ओब्लिक मसल। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जो स्टमक रीजन है उसमें सबसे ज़्यादा पेरिस्टैल्टिक मूवमेंट होता है। वो इसलिए होता है कि जिससे फूड और गैस्ट्रिक जूस मिल सके। तो यहाँ पे जब मिक्सिंग होती है उस मिक्सिंग मूवमेंट को हम कहते हैं चर्निंग, और उससे जो एसिडिक फूड बनता है, एक पेस्ट बनता है, उस एसिडिक पेस्ट को हम बोलते हैं चाइम और काइम। तो यहाँ पे हम फूड को स्टमक में क्या बोल रहे हैं? चाइम। किस नेचर का है? एसिडिक नेचर का है। 1.8 लगभग इसका pH होता है। द प्रोएंजाइम्स पेप्सिनोजन on exposure of hydrochloric acid get converted into the active enzyme। ये बात हम कर चुके हैं। जो पेप्सिनोजन है वो प्रो एंजाइम है, यानी कि इनएक्टिव है, और इस इनएक्टिव एंजाइम को एक्टिवेट कौन कर रहा है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड इसको एक्टिवेट कर रहा है। पेप्सिन प्रोटियोलाइटिक एंजाइम ऑफ द स्टमक। पेप्सिन किस नेचर का है? प्रोटियोलाइटिक नेचर का है। प्रोटियो का मतलब क्या है? प्रोटीन, और लाइटिक का मतलब है तोड़ना, यानी कि प्रोटीन को तोड़ने वाला एंजाइम है। पेप्सिन कन्वर्ट्स प्रोटीन इनटू प्रोटियोजेस, पेप्टोन्स और पेप्टाइड्स, यानी कि ये जो पेप्सिन है ये बड़ी प्रोटीन की चेन को छोटी छोटी प्रोटीन की चेन में ब्रेक कर देता है। द म्यूकस एंड द बाइकार्बोनेट्स प्रेजेंट इन द गैस्ट्रिक जूस प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन ल्यूब्रिकेशन। यहाँ पे फिर एक बात, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है कि ये जो म्यूकस है ये इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक में है, और ये इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक में काम क्या कर रहा है? ये काम कर रहा है कि जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड इसमें भरा हुआ है, जो HCl इसमें भरा हुआ है, वो एसिडिक नेचर का है। तो उस एसिड से स्टमक की लाइनिंग जो है खराब ना हो, उनमें इन्फ्लेमेशन ना हो, बर्निंग ना हो, तो बर्निंग से प्रिवेंट करता है, यानी कि इसका काम क्या है? स्टमक को पूरी तरीके से प्रोटेक्ट करना। सो हियर द गैस्ट्रिक जूस प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन ल्यूब्रिकेशन, ल्यूब्रिकेट करता है, एंड प्रोटेक्शन ऑफ द म्यूकोसल एपिथेलियम फ्रॉम द एक्सटोरेशन बाय द हाईली कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। आ गया ये नाम, यानी कि एक्सकोरिएशन। एक्सकोरिएशन का क्या मतलब होता है? कि जो एसिड है जैसे स्टमक की लाइन पे टकराएगा तो यहाँ पे स्टमक की लाइन डिस्टर्ब होगी, तो यहाँ पे जब डिस्टर्ब होगी तो यहाँ पे इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं। हमने छोटे छोटे क्वेश्चंस में भी पढ़ा है कि जैसे स्टमक लाइनिंग डिस्टर्ब हो गई, मान लीजिए ये पाइलोरिक रीजन है और पाइलोरिक रीजन से यहाँ पे स्टमक लाइनिंग डिस्टर्ब हो गई तो यहाँ पे छाले हो जाते हैं। इन छालों को हम बोलते हैं पेप्टिक अल्सर। क्यों हो जाते हैं ये? जैसे ही लाइन डिस्टर्ब हुई तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया, और बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते ही जो एसिड अंदर भरा हुआ है वो स्टमक लाइनिंग को डाइजेस्ट करना शुरू कर देता है, तो उस डिजीज को हम बोलते हैं पेप्टिक अल्सर। और ये होते हैं हेलिकोबैक्टर पायरोली की वजह से। हेलिकोबैक्टर पायरोली। पाइलोरी क्यों? क्योंकि पाइलोरस रीजन में ही एक्ट करता है। नाउ HCl प्रोवाइड द एसिडिक मीडियम।
अभी हमने डिस्कस किया था, कितना पीएच दे रहा है 1.8, यानी कि एसिडिक नेचर देने वाला यहाँ पे कौन है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसपे कौन काम करेंगे, पेप्सिन काम करेंगे। अगर ये ऑप्टिमम पीएच नहीं होगा तो पेप्सिन यहाँ काम नहीं कर सकता। रेनिन इज अ प्रोटियोलाइटिक एंजाइम फाउंड इन द गैस्ट्रिक जूस। रेनिन भी क्या है, एक प्रकार का प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है, प्रोटीन को तोड़ने वाला एंजाइम। कहाँ मौजूद है, गैस्ट्रिक जूस में, बट किस में, बच्चों में, इन्फेंट्स में। हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ मिल्क प्रोटीन, किसका डाइजेशन कर रहा है, दूध में जो प्रोटीन प्रेजेंट है उसका डाइजेशन कर रहा है। एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ लाइपेजेस आल्सो सिक्रेटेड बाय द गैस्ट्रिक ग्लैंड, थोड़े से अमाउंट में गैस्ट्रिक लाइपेज भी सिक्रेट होता है। इसको एक बार और डिस्कस कर लेते हैं हल्का सा। जब हम बात करते हैं गैस्ट्रिक जूस की, तो गैस्ट्रिक जूस में एंजाइम्स हैं जो कि इनएक्टिव हैं। पेप्सिनोजन that is inactive get converted into pepsin in the presence of hydrochloric acid। एंड ये जो पेप्सिन है ये क्या काम करेगा, ये जो पेप्सिन है ये प्रोटीन पे एक्ट करेगा, यानी कि पॉलीपेप्टाइड पे एक्ट करेगा और उसको बना देगा ये प्रोटीएजेस या फिर पेप्टोन्स, प्रोटियोजेस और पेप्टोन्स या फिर डाइपेप्टाइड्स में कन्वर्ट कर देगा। उसी तरीके से दूसरा है, और किस पीएच पे काम करेगा, 1.8, दैट इज एसिडिक पीएच पे काम करेगा। दूसरा है प्रोरेनिन, इनएक्टिव एंजाइम है, गेट कन्वर्टेड इनटू रेनिन। हमें ध्यान रखना है कि यहाँ पे 2 N है, रेनिन और रेनिन एक किडनी में भी प्रेजेंट है, दैट इज डबल N। ये भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड की प्रेजेंस में 1.8 pH पे काम करते हुए क्या करेगा, ये मिल्क प्रोटीन पे काम करेगा, कैसीन, और कैसीन को ये कन्वर्ट करेगा पैरा कैसीनेट में। किसमें कन्वर्ट करेगा, पैरा कैसीनेट में, और ये कैल्शियम की प्रेजेंस में, यहाँ पे कैल्शियम आएगा और ये बन जाएगा कैल्शियम पैरा कैसीनेट। तो इस तरीके से बच्चों में क्या होगा कि रेनिन जो है ये मिल्क प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा और कैसीन को कैल्शियम पैरा कैसीनेट में कन्वर्ट कर देगा। इसमें कन्वर्ट कर देगा कैल्शियम पैरा कैसीनेट। ऐसा कन्वर्जन क्यों किया इसने, ये जो कैसीन है ये है सॉल्युबल, किस टाइप का नेचर है इसका, सॉल्युबल, और जो यहाँ पे कैल्शियम पैरा कैसीनेट है ये है इनसॉल्युबल, क्योंकि बच्चे जो हैं वो मिल्क प्रोटीन डाइट पे ही निर्भर हैं। तो यहाँ पे अगर जो पिया है बच्चों ने दूध, वो अगर पूरा का पूरा पानी बन के निकल जाए बच्चों की बॉडी से, तो ये बच्चों के यूज में ही नहीं आया। तो इसको यूज में लाने के लिए इसको कैल्शियम पैरा कैसीनेट में कन्वर्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक और एंजाइम है गैस्ट्रिक लाइपेज। गैस्ट्रिक लाइपेज नाम से समझ में आ रहा है कि लिपिड को डाइजेस्ट करेगा, बट 1% ही प्रेजेंट है, यानी कि बहुत ही कम अमाउंट में है। इसका बहुत ही अमाउंट कम होने की वजह से जो स्टमक है उसमें जो डाइजेशन है किसका, लिपिड का, क्योंकि लाइपेज किस में काम करता है, लिपिड पे। तो जब ये लिपिड पे काम करेगा तो यहाँ पे अगर इसका अमाउंट कम है तो अमाउंट कम होने की वजह से डाइजेशन भी ना के बराबर होगा। फिर कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट अबाउट द एमाइलेज, जो सलाइवरी एमाइलेज है उसका क्या होगा। तो जब हम गैस्ट्रिक जूस की बात करते हैं तो यहाँ पे pH 1.8, तो यहाँ पे जो एमाइलेज है, सलाइवरी एमाइलेज, वो इनएक्टिव हो जाता है। तो यहाँ पे हमने पढ़ा कि किस तरीके से स्टमक में प्रोटीन का डाइजेशन हो रहा है।